किसान भाइयों नमस्कार। सितंबर के महीने में वर्षा खूब तेज़ी से बरसती है और हवा भी बहुत तेज़ी से चलती है। उस समय फसलों के गिरने का भी एक पूरा मंजर हमारे सामने आता है, समस्या के रूप में आता है। और विशेष रूप में हमने देखा कि गन्ने में ये बहुत तरीके से आता है और इसलिए गन्ने की बंधाई पर किसानों का खूब खर्च होता है। मेरा यहाँ पर आपसे निवेदन है कि हमको यदि थोड़ा सा तकनीकी और विज्ञान के ज़रिए हम स्पेस मैनेजमेंट को इस तरीके से रखें, तो हमने नाना प्रकार के जो तरीक़ों से गन्ना लगा कर देखा है, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है गन्ने की बंधाई में। क्योंकि गन्ना यदि उसको अच्छे तरीके से पोषण ज़मीन के अंदर से मिलता है तो बहुत हमने देखा है कि उसकी ग्रोथ बहुत आसानी से बढ़ती है। और जैविक खेती में तो ग्रोथ का कोई मतलब मुकाबला नहीं है, कमाल की बात है। मैं जहाँ जिस खेत में खड़ा हूँ, इसमें आप हल्दी को देख सकते हो, ये अप्रैल की लगी हुई है और जो पीछे गन्ना है वो बिल्कुल एक आबाद गति में चल रहा है। कोई रसायन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। 88 बीज है, ये PB 88 जिसको बोलते थे। और मुझे ऐसा लगा कि ये चौथे साल में अब ये कट रहा है। इसका अकाउंटेबिलिटी के साथ हम कह रहे हैं कि ये 70-80 कुंटल 90 कुंटल आसानी से निकलता है। और खाली ज़मीन छोड़कर, मतलब आधे से ज़्यादा ज़मीन हमने छोड़ रखी है और उस आधी ज़मीन में ये निकलता है। आपको ये सब कुछ सुनने में, देखने में उत्सुकता ज़रूर आएगी। उसके लिए आपका हार्दिक निवेदन है कि आप कृषि तीर्थ आएँ। जनपद बुलंदशहर में ग्राम बीटा है और जब भी आपका मन करे फ़ोन करें और आ जाएँ। इस बात की सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ़ हो कि जैविक खेती प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर ही सफल होगी। हम यदि इसमें कोई भी लागत, खाद, बीज, दवाई उस पर ज़्यादा विचार करेंगे तो वो छोटी बातें हैं और उनमें ही कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं उभरती हैं, विरोधाभास उभरते हैं। मेरा तरीका अच्छा है कि तेरा तरीका अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूरज तो पूर्व से निकलता है। इसलिए मुझे देश दिशा काल के साथ, प्रकृति की व्यवस्था के सिद्धांतों के साथ खेती को यदि मैं समझकर करता हूँ तो एक ही खेत में अनेक फसलों का जो विज्ञान है वो आपस में किस प्रकार से पोषण करता है, किस प्रकार से उत्पादन बढ़ता है, फिर हमारे खेत में क्या हो जाता है, करने का बोझ कम हो जाता है, सीखने का बोझा भी हल्का रह जाता है। बस समझने की आवश्यकता है और समझना कोई बोझ नहीं होता, समझना खुशी से जीने का एक रास्ता है। तो इस आधार पर मैं आपसे कहूँगा कि गन्ने के लिए आप क्या करें कि 1.5 फुट के लगभग दूरी में 2 लाइन गन्ने की लगाएं और 2.5 फुट की एक गहरी नाली के लिए जगह छोड़ें और फिर 1.5 फुट की 2 लाइन लगाएं। तो 2 लाइन 1.5 फुट और उनके बीच में 2.5 फुट और 3 फुट अधिकतम जगह, ताकि पहली बंधाई के बाद में हम गन्ने की दूसरी बंधाई दोनों सिरों को आपस में बांध दें। और पानी की जो नाली बीच में रहती है, इससे गन्ने की जड़ें भी मजबूत रहती हैं। बाहर की फसलों से बाहर से पानी मिलेगा। तो मेरा मन आपसे यही है कि गन्ने की बंधाई में लकड़ी का प्रयोग करना, बांस का प्रयोग करना, तार का प्रयोग करना, वो किसानों के लिए बहुत भारी चीज़ है। हम भी देखते हैं कि ये हमको भी भारी लगता है। तो क्यों गन्ना आपस में ही कैसे बहुत ही सचेत होकर आगे बढ़े, जड़ों का विकास पूरा हो। और गर्मी के मौसम में भी हमने देखा कि कम पानी लगता है और बरसात में भी पानी का संरक्षण, केंचुए का बहुत तेज़ी से काम करना, क्योंकि जितना गन्ना डोली पर ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, उतने ही गन्ने की जड़ नमी को लेने के लिए नीचे तक जाएंगी। और चूँकि जैविक खेती में सारा खेल तो बैक्टीरिया का है, तो ज़मीन में केंचुए के द्वारा जो एक प्रकार से क्रियाएं होती हैं ज़मीन की सतह में और ज़मीन की सतह के अंदर गहराई तक, उन सभी में बैक्टीरिया तेज़ी से काम करने लगता है। जब बैक्टीरिया तेज़ी से काम करता है तो जड़ों का विकास भी तेज़ी से होता है। तो ज़मीन का जीवांश कार्बन तो बढ़ता ही है, ज़मीन के अंदर की सतह में भी गहराई तक कार्बन बढ़ने से उर्वरता का नियम और नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि गन्ने को मिट्टी चढ़ाना ये मानसिकता अलग चीज़ है, लेकिन गन्ने के लिए पानी का प्रबंधन गहराई के साथ में करना, ताकि जड़ गहराई तक जाए पानी लेने के लिए और जड़ों में हवा का संचार भी बना रहे, ताकि हवा के संपर्क में रहने से नाइट्रोजन का बैक्टीरिया भरपूर काम करता रहे, ज़मीन के अंदर फास्फोरस का बैक्टीरिया भरपूर काम करता रहे। साथियों, जब हम ज़मीन के अंदर पूरा पानी भर देते हैं तो हमने ये देखा कि बैक्टीरिया का काम रुक जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत छोटा सा जीवाणु है जिसके अंदर भी वो हवा सांस लेता ही है। तो पानी भरेंगे तो सांस लेने की क्रिया अवरुद्ध होती है।
तो ऐसी स्थिति में हमें पानी का भी समुचित प्रयोग करने का तंत्र विकसित करना है। तंत्र का मतलब होता है कि पानी हम खोल भी दें लेकिन खेत में पानी उतना ही जाएगा और फिर नाली से नाली होता हुआ वो दूसरे तक मिल जाएगा। और इस प्रकार से एक फसल दूसरे के लिए भी पानी की भरपाई करती है और फसलों के द्वारा भी जड़ों में पानी का जो संचय होता है, आप देख रहे हैं केले की जड़ों में कितना पानी का संचय होता है। हमने देखा कि जो केले के साथ गन्ने के पौधे लगे उनको पानी देने की आवश्यकता ही नहीं। तो केला ज़्यादा पानी चाहने वाला नहीं बल्कि ज़्यादा पानी में भी अपने को संरक्षित रखता है और वो ज़मीन की जो इकोलॉजी है उसी को ढंग से बनाकर रखता है। तो सूक्ष्म जीवाणु का विज्ञान, कार्बन वृद्धि का विज्ञान, वो केवल और केवल खेत एक फसल अनेक का सिद्धांत है। उसी को आप लागू करेंगे कितनी दूरी पर, किस समय पर और किस दिशा में, किस फसल के साथ किस फसल को कितनी मेहनत, किस यंत्र का प्रयोग, उत्पादन कैसे निकालेंगे, कोई परेशानी ना आए, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम जैविक खेती को करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस प्रकार के प्रयोग करिए ताकि गन्ने के साथ में हम जहाँ भी गन्ने की खेती हो रही है, गन्ने के साथ लहसुन, प्याज, अन्य सब्जियाँ, दलहन फसलें भी लगाकर बचे हुए क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन लें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना है कि आप खेती को अब केवल उत्पादन की दृष्टि से ना देखें बल्कि व्यवसाय की दृष्टि से देखें और हमको उत्पादन का प्रबंधन, उसका प्रमाणीकरण और उसका प्रसंस्करण जैविक मानकों के अनुरूप करना है। यही एक रास्ता है जो सहकार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत सरकार इसी के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ये इसको उपदेश ना माना जाए। ये एक प्रयोगकार किसान की बात है जिसने खेत में काम किया है और खेत में काम करते हुए भी इन चीज़ों को आपके सामने रखने के एक इरादे से, कि एक पवित्रता से हम अपने साथियों के सामने इस बात को रखेंगे और उसी मनोकामना के साथ कि आप सफल होंगे। यही शुभकामना से आपको नमस्कार।